नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। देखिए यूपीएसआई 2025 इसमें जो हमारी क्लास चल रही है बीएनएसएस, जो कि इसकी दूसरी क्लास है। आज की क्लास में हमारी सेकंड एक क्लास हो चुकी है और एक दो क्लास और होंगी, उसके साथ ही ये ख़त्म हो जाएगी क्योंकि इसमें ज़्यादा धाराएं नहीं आएंगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की दूसरी क्लास। तो देखते हैं आज क्लास में क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट धारा हैं, इनमें से एक धारा आपके एग्जाम में ज़रूर आ सकती है सेकंड क्लास में से। ठीक है, देख लेना आप। तो पहली धारा है धारा 45। ये क्या कहती है? पुलिस अधिकारी किसी अपराधी को वारंट के बिना भारत के किसी स्थान में उस व्यक्ति का पीछा कर सकते हैं। यदि कोई भी व्यक्ति ऐसा है, अब बिना वारंट के किसको गिरफ्तार किया जाता है आपको पता है, संज्ञेय अपराध में। यदि किसी ने संज्ञेय अपराध किया है तो उसके लिए वारंट की आवश्यकता नहीं है। तो पुलिस, यदि वो अपराधी फरार हो गया है, भाग गया है, पुलिस के पकड़ में नहीं आ रहा है, तो पूरे भारत में कहीं भी यदि खबर मिलती है, ये नहीं है कि स्टेट दूसरा है तो दूसरी पुलिस उसको पकड़ेगी, हमको नहीं जाना पड़ेगा। जिस स्टेट में अपराध हुआ है उस स्टेट की पुलिस भारत के किसी भी कोने में, चाहे वो अपराधी कहीं भी हो, उसको ढूंढ सकती है यदि वो इंडिया की सीमा में है। ठीक है, आगे देखिए धारा 46। ये क्या कहती है? गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को भागने से रोकने के लिए उसे आवश्यक नियंत्रण से अधिक नियंत्रण में नहीं रखा जाएगा। इसका क्या मतलब? यदि कोई व्यक्ति गिरफ्तार है, अब वो जेल में से भाग जाता है, तो ये नहीं है उसको पकड़ लिया तो उसको आवश्यक नियंत्रण जो भी है, मतलब उसको एक जेल में रखेंगे, मजबूत जेल में, जिससे कि दोबारा भाग ना सके, वहाँ पे खिड़कियाँ वगैरह ना हो, ऐसी जेल में रखेंगे। ये नहीं है कि उसको आवश्यक नियंत्रण से भी अधिक नियंत्रण में रख लें, उसके हाथ पैर पूरी तरह बांध दें, उसको किसी खंभे से बांध दें, ठीक है, जानवरों जैसा सलूक करें, तो ऐसा नहीं किया जाएगा। जो भी आवश्यक नियंत्रण होगा उसमें रखा जाएगा। ठीक है, आगे देखिए धारा 58। ये धारा सीधे सीधे इन धाराओं में से एक धारा आपके एग्जाम में पूछी जाएगी, इसीलिए ध्यान से पहले मेरी बात सुनिए, फिर उसके बाद इसको अपनी नोटबुक में लिख लीजिए, उसके बाद रिवीजन करते रहिए। इस तरह ये धाराएं आपको याद हो जाएंगी, क्योंकि ज़्यादा धारा नहीं है, टोटल कुल मिला के 20 या 25 धाराएं बीएनएसएस में से होंगी आपकी। धारा 58 बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको अलग से लिख लीजिए आप। इम्पोर्टेंट, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटों के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य है, मतलब बाध्यकारी है। यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया आज, ठीक है, तो अगले जिस टाइम गिरफ्तार किया है उससे ही उसकी मतलब टाइमिंग शुरू हो जाएगी और अगले दिन उसको 24 घंटे के अंदर कहाँ भेजना पड़ेगा? मजिस्ट्रेट के पास, मतलब उपस्थित करना होगा, बताना होगा पुलिस को कि इसने ये जुर्म किया है और हमने इसको गिरफ्तार किया है। ठीक है, तो ये बात होगी कि 24 घंटे, जैसे पुलिस रख लेती है किसी को थाने में, पकड़ लिया, अब उसको यही पता नहीं कि क्यों रखा है मुझे, वो इसीलिए रखा होता है कि 24 घंटे के अंदर यदि इसका जुर्म साबित हो जाए पहले कि ये निर्दोष है तो छोड़ देंगे, वरना समझा बुझाने के बाद भी वो नहीं मानना है कैसे भी, तो 24 घंटे बाद उसको मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, तब मजिस्ट्रेट देखेगा आगे की कार्रवाई क्या होनी चाहिए। धारा 85 ये क्या कहती है? फरार व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की कहते हैं इसे, से संबंधित है। ठीक है, धारा 85, यदि कोई व्यक्ति फरार हो गया, जैसे संज्ञेय अपराध किया उसने और फरार हो गया, पकड़ा नहीं जा रहा, तो सबसे पहले पुलिस बाद में पहले तो पकड़ने की कोशिश करेगी, समन भेजेगी कि हाजिर हो जाओ वरना तुम्हारे घर की हम कुर्की कर देंगे। तो कुर्की जो होती है वो धारा 85 में आती है। इसमें क्या होता है? उसके घर की सारी संपत्ति को पुलिस ले जाती है, तोड़ फोड़ कर देती है, बिगाड़ देती है, जिससे कि कोई भी यूज ना हो। ठीक है, धारा 96 ये क्या कहती है? तलाशी वारंट जारी किया जाता है। यदि पुलिस को कोई शक है किसी अपराधी पे कि उसके घर में हमें कुछ सबूत मिल सकते हैं जिससे कि उसके अपराध में हमारी सहायता करें उसको अपराधी बनाने में, ठीक है, पकड़ने में, सच को जानने में, तो तलाशी वारंट जारी किया जाता है। एक बार तलाशी वारंट जारी हो जाएगा उसके बाद उसके घर की तलाशी ली जा सकती है। ये धारा 96 में है। अगली देखिए धारा 144 ये क्या कहती है? भरण पोषण का आदेश व्यभिचारिणी पत्नी पर लागू नहीं होता है। अब देखिए कोई भी, किसी के भी लड़का हो या लड़की हो, माता पिता होते हैं बड़े बूढ़े, तो जब वो अपने स्वयं मतलब खाने पीने में या अपना ध्यान रखने में सक्षम नहीं होते हैं, भरण पोषण करने में, तो उनका ध्यान
बेटा रखेगा या बेटी रखेगी, दोनों का मतलब दोनों पे अनिवार्य रूप से लागू होता है। ये नहीं है कि पुत्र ही रखेगा, पुत्री को मतलब शादी हो गई या कुछ हो गया तो पुत्री की कोई जिम्मेदारी नहीं। यदि माता पिता सक्षम नहीं है स्वयं, तो पुत्र की जितनी जिम्मेदारी है उतनी ही अब पुत्री की भी है, भरण पोषण की जिम्मेदारी, ठीक है। लेकिन व्यभिचारिणी पत्नी है यदि किसी की, तो उस पर ये नियम लागू नहीं होता, धारा 144। अब देखते हैं आगे है इम्पोर्टेंट धारा 144 का दूसरा पार्ट कि पत्नी, संतान और माता पिता जो भरण पोषण करने में असमर्थ हैं, घर के ही सक्षम व्यक्ति से न्यायालय द्वारा भरण पोषण दिलाया जाता है, ठीक है। इसमें क्या है कि पत्नी हो, संतान हो या फिर माता पिता, ये चार लोग इसमें आते हैं जो भरण पोषण करने में असमर्थ हैं, जिन पे मतलब जो अपना भरण पोषण नहीं कर पा रहे हैं, खाने पीने की चीज़ें हों या ज़रूरत के सामान हो, तो भरण पोषण में अपना सब कुछ आ जाता है जो भी जीवन जीने के लिए आवश्यक है, ठीक है। तो वो घर में यदि पत्नी का जो पति है केवल उसी की जिम्मेदारी नहीं है, घर का यदि कोई भी सदस्य, पुत्र हो या फिर पुत्री हो या फिर कोई भी हो जो घर का हो, ठीक है, वो यदि सक्षम है उनका भरण पोषण करने में, तो न्यायालय द्वारा उसको उससे ही भरण पोषण दिलाया जाएगा, ठीक है। ये नहीं है कि उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है या फिर वो नहीं दे रहा है तो सरकार उसको छोड़ देगी। यदि अदालत में इसकी कंप्लेंट की जाती है तो धारा 144 के तहत उससे भरण पोषण लिया जाएगा, वरना उस पर कार्रवाई की जाएगी, ठीक है। आगे देखिए धारा 144 का 1 का घ, ये क्या कहता है, इसके अंतर्गत पुत्र एवं पुत्री दोनों अपने माता पिता के भरण पोषण के लिए जिम्मेदार हैं यदि माता पिता स्वयं सक्षम नहीं है, ठीक है। यदि किसी के माता पिता हैं जो इतने बड़े बूढ़े हुए हैं या फिर कमा नहीं सकते हैं, उन पे जीवन जीने के लिए उपयुक्त साधन नहीं है या फिर खाना पीना बनाने लायक नहीं है, पैसे नहीं है इलाज कराने के लिए, या फिर जो भी भरण पोषण में और भी समस्याएं होती हैं वो हैं, तो इसके लिए अब तक पुत्र की जिम्मेदारी मानी जाती थी, लेकिन अब धारा 144(1) के घ के तहत इसमें जितनी जिम्मेदारी पुत्र की है उतनी ही जिम्मेदारी पुत्री की भी है। ये नहीं है कि पुत्री ने ज़मीन जायदाद में हिस्सा नहीं लिया है, छोड़ दिया है, दस्तखत कर दिए हैं अपने सिग्नेचर और पुत्र को दे दिए हैं तो वो जिम्मेदारी से भाग गई। वो चाहती तो उसमें हिस्सेदारी ले सकती थी, यदि नहीं ली तो कोई बात नहीं, लेकिन ये धारा 144(1) घ के तहत इसके बावजूद भी उसकी ये जिम्मेदारी है कि माता पिता यदि सक्षम नहीं है अपने भरण पोषण के लिए, तो उसकी भी जिम्मेदारी है कि वो भी सहायता करे, या तो पुत्र करे, पुत्र नहीं करेगा तो पुत्री, दोनों की ही बराबर जिम्मेदारी है। यदि कोई नहीं करता है तो इसमें ये माता पिता या फिर इनके किसी व्यक्ति द्वारा, जानकारी में रिश्तेदार द्वारा यदि अदालत में कंप्लेंट की जाती है तो पुत्री से भी लिया जाएगा, पुत्र से भी लिया जाएगा, और दोनों ही इसके लिए जिम्मेदार हैं, ठीक है। इसीलिए अपने मन से ही उनको करना चाहिए। आगे देखिए धारा 152, ये क्या कहती है, लोक उपताप, ठीक है, या फिर उपद्रव हटाने के आदेश से संबंधित है। यह अधिकार कौन देता है, मजिस्ट्रेट को ये अधिकार प्राप्त है। जैसे बहुत ज़्यादा उपद्रव हो रहा है, जैसे दंगा वगैरह होते हैं, या फिर छोटा मोटा जहाँ पे भीड़ इकट्ठी हो जाती है और कोई मांग करती है या फिर धरना प्रदर्शन कैसा भी कुछ भी करती है, तो उसको हटाने के जो आदेश देता है वो मजिस्ट्रेट देता है, ठीक है। ये अधिकार किसको है, मजिस्ट्रेट को, 152 के तहत। ये पेपर में आपका आ चुका है, ये आया था आपका 2011 के एसआई में और 2021 में, दोनों में आया था ये। लेकिन पहले आया था जो आपकी दंड प्रक्रिया संहिता है 1973, उसके अंतर्गत आया था। लेकिन अब ये जो BNSS की भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है जो आपकी, उसके धारा 152 में आ गया है ये, ठीक है। आगे देखिए धारा 173, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि FIR कब दर्ज की जाती है और किसके द्वारा दर्ज की जाती है। ये नहीं है कि कोई भी अपराध हो उसके संबंध में FIR दर्ज नहीं कर रहा है तो हमें लगे कि ये FIR पुलिस दर्ज नहीं कर रही है, पुलिस की गलती है, ऐसा नहीं है। FIR प्रथम सूचना रिपोर्ट, इसकी जो फुल फॉर्म है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, ये है हिंदी में प्रथम सूचना रिपोर्ट, ठीक है। ये केवल संज्ञेय अपराध के संबंध में दी जा सकती है। केवल जो संज्ञेय अपराध होगा जिसमें मतलब बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है, ऐसा कोई अपराध होगा तो केवल उसी में FIR दर्ज की जाएगी। और ये काम किसका है, ये कार्य थाना प्रभारी का है, जो भी थाना का इंचार्ज होगा उस समय, चाहे वो SI हो या फिर इंस्पेक्टर हो, ठीक है। उसके द्वारा जो भी मौखिक रूप से बयान दिया जाएगा, रिपोर्ट की जाएगी,
उसको लिखित रूप में करके और डिजिटल रूप में, कैसे भी अब तो कंप्यूटर चल गए हैं, उस रूप में करके और एफआईआर दर्ज की जाएगी बाकायदा, तब उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो धारा 173 किससे संबंधित है? एफआईआर से। ये और एफआईआर कब होगी? केवल संज्ञेय अपराध में। यदि क्वेश्चन आ जाए पेपर में, क्या एफआईआर असंज्ञेय अपराध और संज्ञेय अपराध दोनों में की जा सकती है, तो ये हुआ गलत। केवल संज्ञेय अपराध में ही एफआईआर होगी, बाकी नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये है आज की क्लास में इतना ही। और ये क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से, इसकी धाराएं हमेशा के लिए याद रख लें, क्योंकि पेपर में आएंगी तो आप तब तक भूल जाएंगे। इसीलिए डेली इसका रिवीजन कम से कम पहले तो इसको याद कर लें, फिर 7 दिन में इसका रिवीजन करते रहें। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।